हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं। आरआरबी ग्रुप डी और एएलपी के लिए स्पेशल जनरल साइंस की लाइव क्लासेस लेकर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुबह 9 बजे डेली मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार हमारे जनरल साइंस के लाइव सेशंस होते हैं और जिनमें हम काफी कुछ कवर कर चुके हैं। जो मोटे तौर पे गिनती के कुछ टॉपिक बचे हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का हिस्सा बचा है, कुछ थर्मोडायनेमिक्स का, मतलब नेक्स्ट वीक में हमारी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। और नेक्स्ट वीक में मतलब जो अगला हफ्ता आने वाला है उसमें हमारी फिजिक्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी और हम लोग बायो या केमिस्ट्री जो भी आप लोग वोटिंग करवा लेंगे, जिसकी भी आप ज्यादा सलाह दोगे उसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। हालांकि क्वेश्चन बायो से ज्यादा आते हैं और केमिस्ट्री तो अब जो चलेगा सब कुछ अब याद करने वाला होगा, समझ रहे हो ना। फिजिक्स के बाद में सब कुछ आपको याद करना होगा। अब उसमें ये नहीं बताऊंगा मैं कि भैया सेल यहाँ, मतलब सेल जो होता है वो टेढ़ा होता है और वो हमारे इधर के बीच में होता है और उसको तुम लोग, उसमें इतनी करंट होती है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये सब नहीं आएगा। फिर थोड़ी सी बात करूं कल वाले लेक्चर की, तो देखो मैं अपनी जगह ठीक था, मैंने सब कुछ सही लिखा था, कुछ भी गलत नहीं लिखा था। ना अट्रैक्टिव, ना रिपल्सिव, ना खतरनाक होती है, क्योंकि सबने फिर मुझे कहना नहीं सर गलत पढ़ा दिया, फेराडे और सारे के सारे वोल्टा बन गए। तो सिंपल सी बात ये थी कि श्रीमान वो जो कल हमने बताई थी वो चीजें बहुत ही सही थी, बस ये था कि कल हम कॉन्फिडेंस में नहीं थे थोड़े से, तो इसलिए आपके चक्कर में आ गए, वरना हम सही से क्लास करते जैसे करते हैं डेली। क्या था कि जो एसी या डीसी का झटका होता है ना, वो लाइट दोनों ही खतरनाक है। चाहे आप एसी से चिपको चाहे डीसी से, लगना दोनों में ही है, मरना दोनों में ही है। दोनों में ही एक फाइब्रिलेशन नाम की एक, मतलब हार्ट में जो हमारी मसल्स होती हैं हार्ट की, वो इधर से उधर भागने लगती हैं, या कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अचानक से, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से फाइब्रिलेशन नाम की एक प्रॉब्लम होती है, जो बिजली का झटका लगने पर ज्यादातर होती है। दोनों में होती है। कुछ क्या कहना था एसी, कुछ क्या कहना डीसी, मैं कह रहा हूं दोनों में, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक थे। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि एसी ज्यादा खतरनाक होती है डीसी, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। जैसे पूछ लेगा कि मान लेते हैं पृथ्वी घूमना बंद कर दे, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ऐसे ही होते हैं हाइपोथेटिकल। इसका सबसे अच्छा इलाज तो यही है कि हम दोनों को पकड़ें, और उसमें भी जो वोल्टेज होते हैं ना, कितने वोल्टेज पे या कितने करंट पे आप देख रहे हो, वोल्टेज, करंट और कहां से आपने छुआ है। मतलब जैसे आपने एक हाथ से बिजली को पकड़ा और दूसरे, मतलब हाथ से हाथ, तो हाथ से होके जाएगी, और आपने सर से छुआ है पैर तक जाएगी। तो मतलब इसमें कल मैंने इसको बहुत बेहतर ढंग से देखा तो मुझे पता चला कि इसमें 3-4 चीजें जो मैं बता रहा था वो ठीक था, 3-4 चीजें होती हैं। तो अब से लड़ाई बंद कर देना कि एसी खतरनाक होती है डीसी, ठीक है। दूसरी बात, आज हम लोग कोई भी नया टॉपिक नहीं करेंगे किसी भी तरीके का। हम लोग जो कुछ क्वेश्चंस है ना पिछले वाले, उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब आज हम पूरे का पूरा जितने भी पिछले 10-12 क्वेश्चन करेंगे, जितना भी हमने आज तक फिजिक्स पढ़ी है, और आप लोग प्लीज साथ दीजिएगा और आंसर्स करने की कोशिश कीजिएगा। एक्चुअल में हाँ, तो मेरे बस की हो रहा है नया कुछ कराना, हालांकि ऐसा नहीं है कि नया नहीं कराना, मेरे पास कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल सेल, ट्रांसफॉर्मर, ये सब कुछ है कराने के लिए, बट मैं सोच रहा हूं कि मैं करा दूंगा उसे मंडे से, ठीक है। तो परेशान मत होना, कल के क्वेश्चन कर लें सबसे पहले। आज हमारे पास वो नहीं है श्रीमान जो यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह लगाते हैं, तो सब कुछ बाय हैंड करना होगा। और तुम पता है मुझे, है ना, परेशान मत किया करो, तुम समझते नहीं हो कभी कभी। और वो जो फॉर्मूला था ना शुरुआत में ट्रांसफॉर्मर वाला, वो भी ठीक था, लेकिन पता नहीं क्या लोड सा था, तबीयत खराब होने की वजह से वो सारा का सारा मिक्स, मतलब सारा का सारा अजीब, तुम्हारे चक्करों में आ गया मैं। हालांकि मैं चक्करों में आता नहीं हूं। चलो, कल का एक क्वेश्चन था ना लास्ट में 10th वाला, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको क्या पूछा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछी थी आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा पूछी थी। विद्युत ऊर्जा आपको निकालनी है, दे रखा था कि टाइम दे रखा था 30 दिन, कोई चीज 30 दिन डेली, रोज 30 मिनट इस्तेमाल होती है, रोज 30 मिनट 30 डेज तक इस्तेमाल होती है, समझ रहे हो। तो अपने आप से हिसाब से यहां से टाइम निकालो,
और वोल्टेज है 220 वोल्ट और करंट है 5 एम्पियर। समझ में आ रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ हीटर इन 30 डेज इफ 5 एम्पियर ऑफ करंट इज सप्लाइड एट 220 वोल्ट फॉर 30 मिनट्स डेली। एक हीटर को 220 वोल्टेज सप्लाई किया जाता है और 5 एम्पियर करंट डेली 30 मिनट 30 दिनों तक। तो आपको बताना है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हुई है। बेटा जल दो प्रकार का, जो प्योर जल होता है वो अचालक, मतलब वो बैड कंडक्टर कह सकते हो। अगर उसी में आप कुछ इंप्योरिटीज मिला देते हो या नमक वगैरह मिला देते हो या समुद्र का पानी ले लेते हो तो वो गुड कंडक्टर। क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना वो माइनस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। जब आप इसमें कुछ नमक वगैरह मिला दोगे तो आप इसको क्या दे रहे हो, आयंस वगैरह दे रहे हो। ठीक है बेटा 9-6 हो गए, मुझे पता है। आप लोग रिफ्रेश कर लीजिए, क्लास चल रही है, पढ़ा रहा हूं मैं। कौन सा बाबू डांस कर रहा हूं, पढ़ा तो रहा हूं। हैं बताइए जल्दी इसका आंसर। इसके ऑप्शंस हैं 15 किलोवाट आवर, बी 16 किलोवाट आवर, सी 17 किलोवाट आवर और डी 16.5 किलोवाट आवर। यही इसके आंसर है। कल वाला क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन है बाबू कि किसी चीज को, किसी विद्युत बल्ब को, किसी हीटर को अगर आप डेली 30 मिनट 30 दिन तक चलाते हैं इतने वोल्टेज और इतने करंट पे, तो कितनी विद्युत ऊर्जा आपने इस्तेमाल की या कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने इस्तेमाल की। ओके तो चलिए देखिए भैया, आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टाइम अपॉन 1000, पावर इंटू टाइम अपॉन 1000 होता है ना। क्या होता था पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे तो पावर क्या होती है VI, टाइम की जगह T और ये 1000। एक चीज यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो टाइम होता है इसमें वो घंटे में होता है, आवर में होता है। तो देखो 30 मिनट और 30 दिन तो कितनी मिनट खर्च हुई, 900 मिनट। और 900 मिनट को अगर आप आवर में कन्वर्ट करोगे तो किससे डिवाइड करोगे, 60 से, तो कितने घंटे हो गए, 15 घंटे। अरे कोई चीज आप आधा आधा घंटा डेली यूज कर रहे हो 1 महीने तक, तो 30 दिन का आधा आधा घंटा, टोटल कितने घंटे हो गए, 15 घंटे। या मिनट में उसको बदल के 60 से डिवाइड कर दो, 15 घंटे। तो देखो V की जगह V रख दो, V कितना दे रखा है 220 वोल्ट, करंट की जगह करंट रख दो 5, टाइम की जगह टाइम कितना घंटे, 15 घंटे। और किलोवाट में निकालते हैं तो 1000 से कर दी डिवाइड। अब काट दो इसको, 0 से 0 कट गया, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 5 से 1 बार, 5 से 4 बार, 2 से 11 बार, 2 से 2 बार, तो 11 तिया 33/2, 33/2 मतलब 16.5 किलोवाट आवर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 16.5 किलोवाट आवर। क्लियर है। तो बच्चा क्या करो कि इसका जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ये होता है पावर बराबर एनर्जी बटे समय, ऊर्जा बटे समय। अब हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं तो हमारी जो यूनिट होती है वो होती है किलोवाट आवर। तो पावर को हमेशा 1000 से डिवाइड कर दो किलोवाट में बदलने के लिए, और टाइम को घंटे में ले आओ। तो यहां 30 मिनट 30 दिन तक, तो टोटल 900 मिनट, 60 से भाग दिया तो टोटल कितने मिनट्स हो गए आपके पास, टोटल कितने घंटे हो गए, 15 घंटे। और फॉर्मूले में लिख दिया, P का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू I, वोल्टेज इंटू करंट। क्लियर है। चलिए 16.5 किलोवाट आवर, यह आंसर था जो क्वेश्चन नंबर कल वाला था, 10th वाला। फिर अगला क्वेश्चन 11th नंबर कह रहा है इसमें कि इक्वल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज शोन बाय। तो देखो ये है नॉर्थ पोल किसी मैग्नेट का, ये है साउथ पोल। तो जो मैग्नेट होती है, मैग्नेट के अंदर क्या होती हैं, इक्वल फील्ड लाइंस होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल। और इक्वल मैग्नेटिक फील्ड होता है अंदर। देखो जब इसके आप पोल्स पे जाओगे तो यहां पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होती हैं
उनकी संख्या बढ़ जाएगी, मतलब यहां पे वो ज्यादा क्राउडेड होंगी। तो क्राउडेड होने का या ज्यादा भीड़ होने का मतलब क्या है कि भैया यहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की, यहां पे जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, चुंबक की शक्ति है, वो ज्यादा है। बीच में जो मैग्नेट होती है उसके बीच में हर जगह चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बराबर होती है। तो जो इक्वल मैग्नेटिक फील्ड है उसको शो करती हैं ये पैरेलल लाइंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समांतर रेखाएं। तो ये जो समांतर रेखाएं होती हैं, बाहर तो होती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ और अंदर होती हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये कैसी होती हैं? पैरेलल। तो पैरेलल होने का मतलब है कि इक्वल मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी कंडक्टर या किसी भी मैग्नेट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 था, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में नापते हैं, रेसिस्टिविटी को ओम मीटर में, चार्ज को कूलाम्ब में। तो ये सारे के सारे सही थे। क्वेश्चन नंबर 13 था, ट्रांसफॉर्मर किस पे काम करता है? तो ट्रांसफॉर्मर काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। फैराडे ने देखा था EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें क्या होता है कि मान लो आपने किसी कॉइल के अंदर से क्या की, आपने किसी कॉइल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की। ये साइन होता है AC इलेक्ट्रिसिटी का, अल्टरनेटिंग करंट का। और ये वाला जो लिखते हैं ये क्या होता है? DC का। ये सेल का दिखा देते हैं सिंपल। तो आपने क्या की? AC करंट पास किया। तो इसके किसी कॉइल के अंदर से, किसी कॉपर वगैरह की कोई कॉइल थी आपके पास, तांबे की कंडक्टर था, कॉपर की कॉइल, इसको इसके अंदर से आपने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो इसके पास कोई और जो कॉइल होगी, तो इसके इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या डेवलप हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। देखो याद रखना कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र भी डेवलप होता है। चुंबकीय प्रभाव में हमने पढ़ा था। और उस चुंबकीय प्रभाव होने की वजह से इसमें क्या आ गया? इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। देखो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, या क्या कहें, इसमें भी एक सरप्राइज इलेक्ट्रिसिटी आ गई। क्या आ गई? सरप्राइज इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तरीका जो होता है कि किसी कॉइल के साथ रखकर दूसरी कॉइल में भी बिजली या मैग्नेटिज्म ले आना, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मर काम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, फैराडे ने ढूंढा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर था ये ए वाला। कल वाले जो क्वेश्चंस थे वो आप लोगों के पास होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, इन ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप का मतलब क्या है? कि जो वोल्टेज को बढ़ा देता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, उसमें क्या होगा? जिसमें वोल्टेज इंक्रीज हो जाते हैं, डेट इंक्रीज वोल्टेज। तो देखो, दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते थे, एक कम करने वाला, एक ज्यादा करने वाला। तो आपको पूछा है स्टेप अप। तो देखो, ये होती थी एक प्राइमरी कॉइल। जो पहली वाली कॉइल होती थी इसे बोलते थे प्राथमिक या प्राइमरी कॉइल। एक दूसरी होती थी जिसे क्या बोलते थे? द्वितीयक या सेकेंडरी कॉइल। तो याद रखिएगा, देखो अप क्या हो रहे हैं? स्टेप अप। तो कॉइल्स की क्या होगी? नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या बढ़ जाएगी। टर्न्स कह लो या जो फेरे होंगे, इन फेरों के जो घुमाव होंगे, इस तरह के लूप्स, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। अप का मतलब क्या होता है? ज्यादा हो जाना, ऊपर हो जाना। तो कौन सी में ऊपर हो रहे हैं? दूसरी वाली में। तो इसका मतलब जो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो प्राइमरी कॉइल से क्या होंगे? ज्यादा। इसका एक फॉर्मूला भी किया था कि सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज, सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी कॉइल के टर्न्स। अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रांसफॉर्मर का रेशियो है वो 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा। इसका मतलब वोल्टेज ये, अगर ये 1 से ज्यादा है, अब का मतलब आगे ज्यादा, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। और इसके लास्ट था क्वेश्चन नंबर 15 कि इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि इधर है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल और इधर है सेकेंडरी। ठीक है, अब देखो डाउन का मतलब क्या है? घट गई ना। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा डाउन का मतलब कि इधर वाली जो कॉइल होती है, देखो पहली वाली कोई चीज आई प्राइमरी,
प्राइमरी कलर, इसी तरह से प्राथमिक। दूसरी क्या आ गई? सेकेंडरी, द्वितीयक। तो याद हो जाएगा आराम से। अप माने बढ़ जाना, डाउन माने घट जाना। तो इसमें किसकी संख्या ज्यादा है? पहले वाले की, एनपी की संख्या ज्यादा है। और अगर अपने फॉर्मूले से देखें तो अगर एनपी की संख्या क्या होगी? ज्यादा, ये वाली ज्यादा होगी वैल्यू, तो हमेशा रेशियो क्या होगा? 1 से कम होगा। क्या होगा? 1 से कम। और अगर 1 से कम होगा तो ये कैसे काम करेगा? स्टेप डाउन, वोल्टेज को कम कर देगा। क्लियर है ये बात? चलिए शाबाश। अब पुराने कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, इन क्वेश्चंस को आप बताते चलेंगे। क्वेश्चंस नहीं है आज, एक सेकंड। चलिए चलिए क्वेश्चन बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा दिमाग लगा के। हवा का बुलबुला, हवा का बुलबुला जो एयर बबल होता है, एयर बबल, ये क्वेश्चन दिमाग लगा के करना है। हवा का बुलबुला या एयर बबल इज ए, हवा का बुलबुला या एयर बबल इज ए कॉन्केव लेंस, समझ के देना आंसर, अवतल लेंस। बी कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। सी कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि जो हवा का बुलबुला होता है वो क्या होता है, किसकी तरह काम करता है? कॉन्केव लेंस की तरह, कॉन्वेक्स लेंस की तरह, कॉन्केव मिरर की तरह या कॉन्वेक्स मिरर की तरह? बताइए। उत्तल दर्पण की तरह। किस तरह काम करता है? क्या हो गया आज, कहां रह गए सब? लाइक नहीं करोगे क्या आज भी हैं? शाबाश। देखो ध्यान से देख लोगे तो अगर आपका हवा का बुलबुला होगा तो वो किस तरह से काम करेगा? वो करेगा एक कॉन्केव लेंस की तरह काम। किस तरह से काम करेगा? कॉन्केव लेंस। हवा का जो बुलबुला होता है वो कॉन्केव लेंस की तरह काम करता है, इस वाले लेंस की तरह। कॉन्केव लेंस का याद है ना, बीच से कैसा होता था? पतला, और किनारों से कैसा होता था? मोटा। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता था? बीच से मोटा, किनारों से पतला। चलिए अब देखो कि हवा के बुलबुले को पानी में रखने पर, देखो क्वेश्चन कैसे बदल दिया। हवा के बुलबुले को पानी में, या हवा का बुलबुला पानी में, अब की बार बदल दिया है। पानी में कैसे काम करेगा? एयर बबल इन वाटर, एयर बबल इन वाटर। क्वेश्चन चेंज हो गया है कि हवा का बुलबुला पहले तो कॉन्केव लेंस की तरह काम कर रहा था, अब आपने उसे पानी में रख दिया। आपको याद है ना, मैंने आपको 3 चीजें बता दी थी कि अगर आप किसी लेंस को किसी लिक्विड में डुबो रहे हो तो 3 चीजें होंगी। अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए है और चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी है तो 3 केस बताए थे ना, या तो ए बी से ज्यादा होगा, या ए बी से कम होगा, या तीनों कैसे होंगे? इक्वल। उन्हीं में से दिमाग लगा के बताओ कि हवा का बुलबुला अगर पानी में रख देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? हवा का बुलबुला, और देखो हालांकि मैं कहता नहीं हूं आप लोगों से, क्योंकि मैंने कुछ मान लिया आप लोगों को भाई बहन जैसे भी समझो, पर जो तुम करते हो ना लाइक वाइक ना करके, ये है ना बहुत तुम्हारे लिए नुकसानदायक होने वाला आने वाले समय में। तो तुम है ना चुप से लाइक वाइक कर दिया करो,
ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है, मेरे लिए नहीं। बताइए, थोड़ा दिमाग लगाना। अब देखो, आप लोगों ने इसका जो आंसर दे रहे हो वो बिना सोचे समझे ऐसे दे रहे हो। आपने क्या किया कि सर जैसे हवा के बुलबुले को हम पानी में लेके जाएंगे क्या होगा उसका। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। क्या सोच के आंसर दे रहे हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो समझो कि जो हवा का बुलबुला है, हवा, और ये क्या है, वाटर। अब इन दोनों में सोचो कि जो वाटर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है ना, और जो हवा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है। तो मान लो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए है और लेंस का कितना है, बी, तो ए ज्यादा हो गया ना वाटर का। तो जैसे ही लिक्विड का ज्यादा हो जाता है, लेंस जो होता है उसकी प्रकृति बदल जाती है। कॉन्केव किसकी तरह काम करने लगता है, कॉन्केव किसकी तरह काम करने लगता है, कॉन्वेक्स की तरह, और कॉन्वेक्स किसकी तरह काम करने लगता है, कॉन्केव की तरह। बहुत सही आंसर दिया आप लोगों ने, बहुत सही, वेरी गुड। कॉन्केव किसकी तरह काम करेगा, कॉन्वेक्स की तरह करेगा ना। देखो ये मैंने बताया था बच्चा, मैंने क्या किया था, आप लोगों को बताया था कि मान लो हम किसी लेंस को किसी लिक्विड में डुबो रहे हैं, किसी द्रव या किसी लिक्विड में डुबोते हैं। तो देखो आपको मैंने दो चीजें बताई थी कि हवा कैसा है, ऑप्टिकल रेयर, इसमें स्पीड ज्यादा होती है लाइट की, जबकि पानी क्या है, ऑप्टिकल डेंसर। तो जिनको जो डेंसर होते हैं, जो सघन माध्यम होते हैं, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ज्यादा होता है। तो अब यहां पे पानी का जो अपवर्तनांक है वो हवा वाले बुलबुले, क्योंकि हवा एयर तो हल्की है ना, उससे ज्यादा है। और जैसे ही ऐसा होता है, तीन केस होते थे, तो कॉन्केव मिरर कैसे काम करने लगेगा, कॉन्केव लेंस कैसे काम करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। कैसे काम करेगा, कॉन्वेक्स, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाती है। इसकी फोकल लेंथ कैसी है, नेगेटिव, और इसकी कैसी है, पॉजिटिव। तो अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी में एक और क्वेश्चन इसी में मैं बदल रहा हूं, समझिएगा क्वेश्चन किस तरीके से दे रहा हूं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। कांच का लेंस, देखो क्वेश्चन बदल दिया, कांच का लेंस, कांच का कॉन्केव लेंस, चलिए कांच का कॉन्केव लेंस पानी में, ग्लास लेंस, कॉन्केव लेंस ऑफ, या कांच का अवतल दर्पण, कॉन्केव लेंस ऑफ ग्लास इन वाटर, कॉन्केव लेंस ऑफ ग्लास इन वाटर। कैसे काम करेगा ये बेटा मैंने क्लास में बताया है, लेंस वाली क्लास में, आपको इसको समझना पड़ेगा। लेंस वाली क्लास में मैंने इसको अच्छे से डिस्कस किया है, लेंस वाली पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा ऐसे। ये लाइट तेज और ज्यादा, देखो कांच का लेंस पानी में, या ये कांच का कॉन्केव लेंस जिसे आप अवतल लेंस कहते हो, पानी में कैसे काम करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, फोकल लेंथ इंक्रीजेज, फोकल लेंथ इंक्रीजेज, फोकस दूरी बढ़ेगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। बी, फोकल लेंथ डिक्रीजेज, फोकस दूरी घट जाएगी। कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स बन जाएगा, उत्तल, या डी इनमें से कुछ भी नहीं। आपसे कहा गया है कि अगर एक आप कांच के अवतल लेंस को, कांच के कॉन्केव लेंस को पानी में डुबोते हो, वाटर में डुबोते हो, तो ये लेंस कैसे काम करेगा। आपने इसको पानी में डुबो दिया, बताइए।
समझ के बताइए इसका आंसर। अच्छे से समझा रखा है, बहुत मेहनत की है इस क्लास पे, हाथ से लिख लिख के 2-2 3-3 घंटे, पर आप लोगों को लगेगी नहीं किसी इंसान की दूसरे की मेहनत। लाइक करने में भी ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों से पैसे मांग लिए हों। चलिए बताइए, थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन करना, डिक्रीज इंक्रीज को बहुत समझ के समझदारी से आंसर देना, ऐसे तुक्के मत मारना प्लीज। बिल्कुल सही। समझो चीजों को, देखो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, कांच, बेटा कांच जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग कितना होता है 1.5, ठीक है। अगर आप इस पानी का देखोगे, द्रव का, लिक्विड का, वाटर का देखोगे तो कितना होगा 1.33। आपको पता है कि कांच में लाइट की स्पीड कम होती है, पानी में थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि पानी थोड़ा रेयर है, ग्लास थोड़ा डेंसर, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। तो क्या हुआ, आपको पता है अगर लिक्विड का, ये जो लिक्विड है इसको ए मानते थे और इसको क्या मानते थे, लेंस को बी। अगर ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी से कम हो जाता था तो मैंने बताई थी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, और फोकस दूरी बढ़ने से क्या होता है, क्षमता घट जाती है, लेंस की पावर डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि पावर और फोकस दूरी में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अगर आप किसी ऐसे कांच के या ऐसी चीज को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उससे कम वाले लिक्विड में डुबोते हो तो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। कहने का मतलब है कि जो इमेज है वो और थोड़ी पीछे बनती है, जो इमेज है वो और थोड़ी पीछे बन जाती है। अच्छे से समझा रखा था भाई। देखो अगर ज्यादा होती है लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नेचर चेंज हो जाता है, जैसे अभी बताया था कॉन्केव किसकी तरह काम करता है, कॉन्वेक्स की तरह। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो क्या होता है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है। दूसरे केस में देखो, अगर दोनों में बराबर होती है, क्या होती है, दोनों में बराबर, कि मान लो आपने किसी ऐसे द्रव में, कांच के किसी कॉन्केव लेंस को ऐसे ही उसमें लिक्विड में डुबोया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के लगभग था, तो ये दोनों क्या होते हैं, आपको लेंस दिखाई नहीं देगा, लेंस कैसा हो जाएगा, इनविजिबल। लेंस कैसा हो जाएगा, इनविजिबल। अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक समान है तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन बताइए। आप नहीं पढ़ोगे तो आप लोगों को नुकसान होगा। और देखो मेरा काम क्या आपको पता है, मुझे तुम लोग खैर कम जानते होगे, इतने दिन क्लास होगी, हालांकि अभी तो कुछ तो जान ही गए होंगे, 31 क्लास होगी आप लोगों के साथ, लेकिन तुम समझते नहीं हो इन सारी चीजों को। मैं जब पेपर आएगा ना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम लोगों ने कहां पढ़ा था, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसकी क्लास की वैल्यू क्या थी। अभी आप मजे ले लेते हो ना, क्वेश्चन आ जाते हैं 10 अच्छे से, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना रहे हैं। मैं बता रहा हूं अभी आपको एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 5 से 6 क्वेश्चन करा दिए मैंने, एयर बबल से लेके क्या क्या, और इनमें से एक क्वेश्चन अगर आपके पेपर में ना आए किसी भी आरआरबी में, पढ़ाना छोड़ दूंगा उसी दिन से। अभी जो बोर्ड पे कराया है पिछले 10 मिनट में, आज डेट नोट कर लो, कौन सी दिन है आज, 30 तारीख, 30 है ना सर, 30 तारीख का डेट नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, पावर प्लस 2 डायोप्टर है, किसी लेंस की पावर प्लस 2 डायोप्टर, क्षमता जो है वो 2D है। आपको बतानी है फोकल लेंथ और नेचर ऑफ लेंस, प्रकृति क्या होगी लेंस की। ऑप्शन ए कॉन्वेक्स 20 सेंटीमीटर, उत्तल फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, बी कॉन्केव 50 सेंटीमीटर, अवतल 50 सेंटीमीटर, सी
दोनों, बोथ, डी, नन ऑफ दीज, नहीं डी और लिख लो एक, कॉन्वेक्स 50 सेंटीमीटर, उत्तल 50 सेंटीमीटर। दीजिए आंसर। क्या कह रखा है, किसी लेंस की पावर दे रखी है आपको, लेंस की क्षमता +2d +2 डायोप्टर, आपको उसकी फोकस दूरी बतानी है और उसकी प्रकृति बतानी है, नेचर। कॉन्वेक्स होगा, कॉन्केव होगा, फोकस दूरी कितनी होगी। बफरिंग हो रही है तो आप लोग रिफ्रेश कर लीजिए अपने उससे, यहां से बच्चा सब कुछ ठीक है। शाबाश, सही आंसर कर रहे हैं आप लोग। गुड। देखो आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू 1/f, पावर इक्वल टू 1/f, 1 फोकस दूरी, क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी। और ये जो फोकस दूरी होती है ये किस में होनी चाहिए, मीटर में होती है ना, मीटर में होनी चाहिए। तो आपने पावर की जगह पावर रख दिया +2 और फोकस की तरह फोकस क्या कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो फोकस क्या आ गया, 1/2, 1/+2, रेसिप्रोकल किया, ये क्या है 1/2 से क्या आ गया 0.5 मीटर या आधा मीटर। अरे ये हाफ मीटर में थी ना, क्या गया हाफ मीटर, हाफ मीटर को आप क्या कह सकते हो 50 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी क्या आ गई 50 सेंटीमीटर। 50 किस किस में है, इसमें और इसमें, ये और ये नहीं है अभी। उसके बाद देखा कि जो फोकस दूरी है ये क्या है पॉजिटिव। अगर फोकस दूरी पॉजिटिव रहती है तो इसका मतलब कहां बनेगी इमेज, इस तरफ आके बनेगी। और इस तरफ कौन सी बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस। इस तरफ कौन सा लेंस बनाता है, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स 50 सेंटीमीटर किस में है, डी वाले ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखो फिर से एक बार, आपको जब पावर दे रखी होती है या आपको फोकल लेंथ दे रखी है, दोनों में कुछ भी पूछे तो पावर का फॉर्मूला होता है क्षमता का 1 फोकस दूरी। क्षमता कितनी दे रखी है +2, क्योंकि इसकी SI यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। आप फॉर्मूले में रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इधर आ गया, F इधर चला गया, तो F कितना हो गया 1/2। ये जो F होता है फोकल लेंथ पावर के केस में किस में होती है, मीटर में। आधा मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो आधे में कितने रह गए 50 सेंटीमीटर। तो भैया 50 सेंटीमीटर प्लस है तो प्लस ही आएगा आंसर में भी, क्योंकि यहां पे प्लस था। तो प्लस फोकल लेंथ किसकी होती है, याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस होती है और कॉन्केव की माइनस। तो आंसर क्या हो गया, डी वाला। एक क्वेश्चन बताइए, मास है 2 kg, द्रव्यमान है 2 किलो और फोर्स है 5 न्यूटन। आपको बताना है एक्सेलरेशन कितना होगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, एनडी वाला 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर डी वाला तो बताया था भैया,
उसका आंसर डी वाला बताया था ना, कॉन्वेक्स वाला, कॉन्वेक्स और 50 सेंटीमीटर निकाल के भी बताया था। चलिए बताइए, मास किसी का 2 kg है द्रव्यमान, और फोकस से दिमाग, फोर्स 5 न्यूटन है। आपको एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा, त्वरण। आपकी देखने की क्षमता इंफिनिटी तक होनी चाहिए और मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक। अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए जल्दी। ओके, देखो, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, याद है ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना दे रखा है, 5 न्यूटन। द्रव्यमान कितना, यहां गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 2.5। अब दिक्कत आती है यहां पे, तो 2.5 या तो इसमें है या इसमें है, लेकिन इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए एक क्वेश्चन बताइएगा। एक सेकंड, एक क्वेश्चन पूछना है, अभी रुक जाओ, देख लो पूछूंगा कैसे उसे। किसी पहाड़ से टकराकर, समझना क्वेश्चन को, किसी पहाड़ से टकराकर ध्वनि की प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि 5 सेकंड बाद सुनाई देती है, बाद सुनाई देती है। पहाड़ की स्रोत से दूरी है, स्रोत से दूरी है। ध्वनि की चाल बराबर 332 मीटर पर सेकंड। क्या कह रखा है, एन इको इज हर्ड आफ्टर 5 सेकेंड्स। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइएगा। 1660 मीटर, 1700 मीटर, 820 मीटर, 830 मीटर, बताइएगा। किसी पहाड़ से टकराकर ध्वनि की प्रतिध्वनि 5 सेकंड बाद सुनाई देती है। पहाड़ की स्रोत से दूरी है कितनी, ये आपको बतानी है। अगर ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है, एन इको इज हर्ड आफ्टर 5 सेकेंड्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द माउंटेन। वाह वाह, कितना सही आंसर कर रहे हैं, गलत बिल्कुल। भैया देखो, ये है पहाड़ मान लेते हैं, और यहां मैं खड़ा हूं, ठीक है,
यहां से साउंड कोई गई तो कितनी दूरी तय की, डी, वापस आई तभी तो सुनाई देगी। तो यार जाने में भी डी डिस्टेंस, आने में भी डी डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डी प्लस डी, 2D। इसमें वो वाला फॉर्मूला ना लगेगा, ये वाला नहीं लगता है साउंड के केस में, क्योंकि एक बार साउंड जा रही है, एक बार साउंड आ रही है, तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला, 2 इंटू डी इक्वल टू एस इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। तो देखो डी निकालने के लिए 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, स्पीड कितनी है 332, टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 उदय 13, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, मल्टीप्लाई करो, 5 इंक 30 की 0, हाथ से लगा 3, 5 इंक 30, 3 33 का 3, हाथ से लगा 3, 5 को 5 और 3 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 830 मीटर। क्या आंसर हो जाएगा 830 मीटर। एक या दो ने या 10-20 ने सही आंसर दिया होगा, इतने सारे लोग देख रहे हैं, सब अपने आप को न्यूटन, आइंस्टीन, फैराडे और वोल्टा और भी जाने जाने क्या क्या मानते हैं, लेकिन इसका सही से आंसर नहीं कर पा रहे हैं। लाइक करने के लिए कह दो तो जी निकल जाता है, ऐसे कि जैसे जहर के लिए कह दिया हो कि जहर पी लो। बिल्कुल है नहीं है यार, क्या दिक्कत है इसमें। एक बार कितने अच्छे से क्वेश्चन मैंने समझाए हैं, डी गया डी आया तो 2 बार डिस्टेंस काउंट होगा, तो डी प्लस डी 2 बार 2D, ये वाला फॉर्मूला लगता है इसमें। सोनार में भी बताया, सब में बताया, ये मैक्सिमम का गलत था, कुछ का छोड़ के। चलिए इस क्वेश्चन को सही आंसर करना है सबको। एक बताओ रात की 10 बजे वाली रेलवे, उसमें एनडीए के जो साइंस के क्वेश्चन कराता हूं उसको कौन कौन देखता है, उसका इंपॉर्टेंट है, देखा कीजिए क्लासेस को, वहां से क्वेश्चन 10 12 20 क्वेश्चन हो जाते हैं डेली, काफी फायदा मिलता है। और उसमें फिजिक्स का तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन एक चीज समझ में आ गई कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, ये बात मेरी समझ में आ गई। निम्नलिखित किरणों को तरंग धैर्य से घटते हुए क्रम में लगाइए, घटते या बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इनको लगाना है आपको। एक्सरे, गामा, इंफ्रारेड, विजिबल, एक्सरे, एक्स किरण, गामा किरणें, अवरक्त, दृष्टि। तो ऑप्शन है 3 2 1 4, 2 1 4 3, 4 2 3 1 और डी 1 2 3 4। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, नहीं आ रहा, मैं करूं क्या? इसका आंसर दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, आंसर दीजिए आप लोग इसका अच्छे से। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। देखो बच्चे, आपको मैंने एक क्रम बताया था उस दिन, ये जो क्रम है इसमें वेवलेंथ तो डिक्रीज होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा क्या होता है, कम, वेवलेंथ कम होती जाती है, सॉरी वेवलेंथ ज्यादा होती जाती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती जाती है, कम, लेस। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा, फिर एक्सरे, फिर यूवी, फिर अपनी विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर रेडियो वेव शुरू हो जाती थी, याद है ना। रेडियो तरंगे गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल,
इंफ्रारेड और रेडियो। तो देखो ये क्या है, बढ़ता हुआ क्रम, वेवलेंथ बढ़ती जाएगी और लास्ट में तो 10 की पावर 4 तक भी इनकी तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ हो जाती थी, फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी। तो आपसे क्या पूछा, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, तो सबसे पहले कौन सी आ जाएगी, गामा, क्योंकि गामा किरण सबसे पहले है, तो आंसर किससे शुरू होगा आपका, 2 से। तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम, और तीसरे नंबर पे जो है इन चारों में से इंफ्रारेड की इन चारों से ज्यादा, इन बाकी 3 से ज्यादा। तो ऑप्शन आपका पहले ही सही हो गया, गामा के बाद में एक्सरे, एक्सरे के बाद में विजिबल चौथे नंबर पे, और लास्ट में सबसे ज्यादा इन चारों में किसकी होगी, इंफ्रारेड की। तो आंसर क्या हो गया आपका, 2 1 4 3। बहुत सारे साथियों ने आपने बिल्कुल सही से आंसर किया है, वेरी गुड। इसका मतलब ये चीज आप पर आती है, इससे थोड़ा पीछे का पता चल जा रहा है कि आप लोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो। एक क्वेश्चन बताएंगे, किसका कोई भी मात्रक नहीं है, कोई भी मात्रक नहीं है, कोई भी मात्रक नहीं है, या विमाएं कह लो, विमाएं नहीं है, नो डायमेंशन या डायमेंशन लेस है। ए स्ट्रेस, तनाव, बी स्ट्रेन, विकृति, प्रेशर, दाब, बल, फोर्स। आपको बताना है इनमें से किसकी भी, मतलब इनमें से किसका कोई भी विमाएं नहीं है, नो डायमेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो डायमेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रतिबल कह लो इसको, तनाव कह लो या प्रतिबल कह लो, प्रतिबल। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड बेटा, उसको तनाव भी कह सकते हो, प्रतिबल भी, एग्जैक्ट जो मैं जिस सेंस में पूछा जा रहा था वो प्रतिबल। तो देखो स्ट्रेस मतलब रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब आपने किसी चीज पे कोई फोर्स लगाया और उसकी आकृति चेंज कर दी, उसका शेप चेंज कर दी, तो दोबारा अपनी शेप में वापस आने के लिए उसके अंदर से एक फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, उसे बोल देंगे स्ट्रेस। तो इसकी यूनिट तो लगभग प्रेशर जैसी होती है, न्यूटन पर चीज पे फोर्स लगा के उसको खींच दिया तो लंबाई कितनी बढ़ी, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, मतलब कितनी लंबाई इंक्रीज हुई डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये भी मीटर में, भाई लंबाई मीटर सेंटीमीटर में तो बढ़ती है, ये भी मीटर में, कट के क्या रह गया, 0। ठीक है, एम। अब सही हो गया होगा, तो इसका आंसर दे दीजिए कि ऑडिबल रेंज क्या होती है, जो श्रव्य सीमाएं हमारी, मतलब हम कितनी फ्रीक्वेंसी तक की सुन पाते हैं। अब हो गया ठीक, बताइए ना आप आंसर। चलो अभी लास्ट कर देते हैं कि ये 20 से 20,000 स्कोर कैसा रहा, कमेंट करके मुझे बताइएगा अच्छे से, और क्लास कैसी रही। एक इंपॉर्टेंट सबके लिए मैसेज, ये 2 दिन का समय है तो आप लोग सब कुछ रिवाइज कर लो अच्छे से। दोबारा है कि जो ऑडिबल रेंज होती है, श्रव्य सीमा, वो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। 20,000 को मैंने किलो में लिख दिया था, ये ऑडिबल। इससे नीचे वाले को इंफ्रासोनिक कहते हैं, अपश्रव्य। इससे ज्यादा वाली को पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो अब आपका काम क्या है 2 दिन का, कि आप लोगों की 2 दिन की छुट्टी है, शनिवार और इतवार। तो आप लोग अब तक का कंप्लीट रिवाइज कर लो, पूरा रिवाइज कर लो एक बार कंप्लीट। या तो आपके पास नोट्स होंगे उनसे, या जितने क्वेश्चंस वगैरह आपके पास है एमसीक्यू वगैरह,
उन सब से। बेटा ये रिवाइज करना बहुत जरूरी है, रिवाइज नहीं करोगे क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। जितना हो सका मैंने क्वेश्चन पीछे के कराने की एक बार कोशिश की, आपको भी पता चला होगा। और बाकी तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, जैसा भी किया है उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, आज से वो सब कुछ कहना बंद। अब सिर्फ अपना काम आप लोगों के पेपर तक साइंस से केमिस्ट्री बायो अच्छे से करा देंगे, जो हमारा फर्ज है। आगे ईश्वर मालिक है, अल्लाह मालिक है, जैसा होगा। ठीक है, कल मिलते हैं, कल नहीं सॉरी मंडे में इसी ऊर्जा इसी चीजों के साथ इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाएंगे। सेल पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करेंगे और पूरी फिजिक्स आने वाले हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी। फिक्र मत करना, 31, 9, 10 क्लास और चलेंगी और पूरी फिजिक्स कंप्लीट। तो ख्याल रखना, रिवाइज जरूर करना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, मन करे शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।